So today's topic is sleep apnea, also called obstructive sleep apnea. इस टॉपिक में हम डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, इसकी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत इजी टॉपिक है. तो पहला वर्ड है स्लीप. स्लीप मतलब ऑब्वियसली नींद. और एपनिया वर्ड है. एपनिया वर्ड का मीनिंग होता है सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग. सीजेशन मीन्स स्टॉपेज. स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग को कहते हैं एपनिया. ब्रीदिंग क्या होता है? अब ब्रीदिंग मीन्स अगर एक इंडिविजुअल जो एयर को इनहेल और एक्सेल कर रहा है उसको कहते हैं ब्रीदिंग. मीन्स एयर को अंदर कर ले रहा है और बाहर कर रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं ब्रीदिंग. और स्लीप एपनिया मीन्स अगर पेशेंट नींद में सो रहा है उस टाइम सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग मीन्स स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं स्लीप एपनिया. मीन्स नींद में सोते टाइम पेशेंट की ब्रीदिंग स्टॉप हो जा रही है, रुक रही है, उस कंडीशन को कहते हैं स्लीप एपनिया. सो डेफिनेशन देखते हैं. अ पोटेंशियली सीरियस स्लीप डिसऑर्डर इन विच ब्रीदिंग रिपीटेडली स्टॉप्स एंड स्टार्ट cessation of breath for 10 seconds and in severe cases 20 to 30 seconds and 2 to 3 minutes. तो ये एक पोटेंशियली सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेडली स्टॉप हो रही है और स्टार्ट हो रही है. क्या स्टार्ट हो रही है, स्टॉप हो रही है? ब्रीदिंग. तो ये एक पोटेंशियली सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है और स्टार्ट हो रही है रिपीटेडली. और फिर सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग कितने टाइम के लिए हो रहा है? 10 सेकेंड्स के लिए. और सीरियस कंडीशन में 20 से 30 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है और 2 से 3 मिनट के लिए ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है. तो इन जनरल स्लीप एपनिया एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेडली नींद में सोते टाइम पेशेंट को ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है, अगेन स्टार्ट हो रही है, फिर रिपीटेडली स्टॉप हो रही है सोते टाइम ब्रीदिंग, फिर अगेन स्टार्ट हो रही है. और ये कितने सेकेंड्स के लिए स्टॉप हो रही है ब्रीदिंग? 10 सेकेंड्स के लिए स्टॉप हो रही है. और सीरियस कंडीशन में 20 से 30 सेकेंड के लिए और 2 to 3 मिनट्स के लिए. डेफिनेशन कंप्लीटेड. नेक्स्ट रिस्क फैक्टर. तो कौन कौन से ऐसे रिस्की फैक्टर होते हैं जिसके लिए स्लीप एपनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है? ओवरवेट. अगर कोई पर्सन ओबेस है तो उनमें स्लीप एपनिया की कंडीशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री. मीन्स अगर पेरेंट्स पॉजिटिव है स्लीप एपनिया के लिए, उन्हें स्लीप एपनिया की कंडीशन है तो चांसेस है कि चिल्ड्रन में भी स्लीप एपनिया का डिसऑर्डर हो. नेक्स्ट है एलर्जीज़. एनलार्ज टॉन्सिल्स एंड यूविला. अगर टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स एनलार्ज है तो स्लीप एपनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है. एनलार्ज टंग, डीएनएस डायनेजल सेप्टम अगर पेशेंट में है तो उन्हें स्लीप एपनिया हो सकता है. मेल्स ज़्यादा प्रोन्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स. मेल्स इसके लिए ज़्यादा रिस्की होते हैं. पोस्ट मेनोपोजल वुमेन. रिस्क फैक्टर के बाद इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो स्लीप एपनिया को 3 क्राइटेरिया में क्लासीफाई किया है. फर्स्ट सेंट्रल स्लीप एपनिया, सेकंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, थर्ड मिक्स. तो सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है इन जनरल समझ लेते हैं. स्लीप एपनिया मतलब नींद में ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है. और सेंट्रल मीन्स सेंट्रल वर्ड रिलेटेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ब्रेन. ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. तो ब्रेन में भी अलग अलग सेंटर्स होते हैं. लाइक कार्डियोवास्कुलर सेंटर अलग होता है, जीआईटी का सेंटर अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सेंटर अलग होता है. जस्ट लाइक दैट रेस्पिरेटरी सेंटर भी अलग होता है. तो ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है वो होता है पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो सेंट्रल स्लीप एपनिया में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दैट इज़ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से नींद में सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग की कंडीशन हो रही है, दैट इज स्लीप एपनिया की कंडीशन हो रही है, तो उस वाले क्लासिफिकेशन को फर्स्ट क्लासिफिकेशन में दिया गया दैट इज सेंट्रल स्लीप एपनिया. फिर सेकेंड है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. ऑब्स्ट्रक्शन का मीन्स किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है. तो हम नॉर्मली एयर को थ्रू नोज़ और एयर पैसेजेस से इनहेल करते हैं. एयर को नोज़ और एयर पैसेजेस से अंदर लेते हैं. तो अगर एयर पैसेजेस और नोज़ में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस वजह से जो स्लीप एपनिया की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसे सेकंड क्राइटेरिया के क्लासिफिकेशन में इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया गया है दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. थर्ड है मिक्स्ड. मिक्स्ड मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है दैट इज़ सेंट्रल स्लीप एपनिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. तो अब फर्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया. तो प्रॉब्लम इज इन द रेस्पिरेटरी सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS that is medulla oblongata and pons. When the partial pressure of carbon dioxide increases, medulla and pons gives a signal to the muscle to take more breath.
इन इसमें क्या बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में कि इधर रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, और मेनली कहाँ प्रॉब्लम है, मेडुला और पॉन्स में। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लाइक ये आर्टरी है, और आर्टरी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर यही कंडीशन आर्टरीज में हो, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा आर्टरीज में बढ़ जाए, तब क्या होता है, पॉन्स एंड मेडुला गिव्स द सिग्नल टू द मसल। जो पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो मसल्स को सिग्नल देते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा एयर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा एयर के थ्रू ऑक्सीजन आए। क्यों ऑक्सीजन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, इसलिए अब ऑक्सीजन की डिमांड है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो जस्ट लाइक दैट मेडुला और पॉन्स भी यही काम करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग करो, मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग का सिग्नल देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर के थ्रू ऑक्सीजन आए, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बैलेंस हो सके। फिर क्या होता है, इन सेंट्रल स्लीप एपनिया देयर इज इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेंट्रल स्लीप एपनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड अबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप होती है, जिसे कहते हैं चाइन्स स्टोक्स ब्रीदिंग। चाइन्स स्टोक्स ब्रीदिंग एक एबनॉर्मल ब्रीदिंग का पैटर्न है जिसमें पेशेंट अल्टरनेट स्टॉप मतलब ब्रीदिंग एपनिया होती है, फिर टैकिपनिया होती है। टैकिपनिया मीन्स तेज तेज सांस जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, फिर अल्टरनेट एपनिया मीन्स एक टाइम के लिए सांस नहीं ले पा रहा है, फिर टैकिपनिया की कंडीशन डेवलप हो रही, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, फिर अगेन एपनिया आ रहा है। तो इस चाइन्स स्टोक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, अल्टरनेट टैकिपनिया अगेन एपनिया, टैकिपनिया अगेन एपनिया। तो इसका ग्राफ चाइनीज स्टोक्स ब्रीदिंग का कुछ इस तरह से बनता है। ये फ्लैट लाइन इंडिकेट कर रहा है एपनिया, सांस नहीं ले पा रहा है पेशेंट। फिर ये फास्ट ग्राफ इंडिकेट करता है टैकिपनिया, मीन्स पेशेंट जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। फिर अगेन एपनिया, फिर टैकिपनिया मीन्स एयर हंगर है, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, फिर वापस स्टॉप हो जा रहा है। फिर तो इस वाले ब्रीदिंग में सेंट्रल नर्व स्लीप एपनिया में चाइनीज स्टोक्स ब्रीदिंग का पैटर्न देखा जाता है। चाइन्स स्टोक ब्रीदिंग का पैटर्न इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, तो हमें ऑक्सीजन की बॉडी में डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए एयर हंगर की वजह से पेशेंट टैकिपनिया की कंडीशन डेवलप करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है। नेक्स्ट टाइम समटाइम्स डीप हाइपर वेंटिलेशन भी देखा जाता है। शैलो ब्रीदिंग मीन्स पेशेंट गहरी गहरी भी सांस लेता है, एंड स्लो सीजेशन होता है। नेक्स्ट है ऑफ सेंट्रल स्लीप एपनिया कंप्लीटेड। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स एयर पैसेजेस में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया की कंडीशन डेवलप हो रही है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे पैसेज आइदर बाय द ट्यूमर्स, डायनेजल सेप्टम, एनलार्ज यूवुला, टंग, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा, ओबेसिटी। तो अगर एयर पैसेजेस में किसी तरह का ट्यूमर है, कोई मैलिग्नेंसी है, डायनेजल सेप्टम है, या फिर यूवुला, टंग और टॉन्सिल्स एनलार्ज हो गए हैं, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है एयर पैसेज में और पेशेंट सांस नहीं ले पा रहे, ब्रीदिंग सीज हो रही है और स्लीप एपनिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो वो सेकंड कैटेगरी में आता है, सेकंड इटियोलॉजी में आता है। थर्ड है मिक्स्ड। मिक्स मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल दोनों का कॉज की वजह से इन्वॉल्व हो गया है स्लीप एपनिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स। स्नोरिंग मीन्स नींद के टाइम खराटे लेगा पेशेंट। पॉज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग स्टॉप हो रही है, ऑब्वियसली ब्रीदिंग पॉज होकर रहेगी। स्लीप डिस्टर्ब क्वालिटी, जब पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है कुछ सेकंड के लिए तो उसकी नींद टूटेगी, फिर अगेन वो सोएगा, फिर उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, तो डिस्टर्ब हो जाएगी स्लीप की क्वालिटी। सो मॉर्निंग में जब पेशेंट अच्छे से नींद पूरी नहीं करेगा तो मॉर्निंग में पेशेंट को हेडेक भी रहेगा। डिले टाइम स्लीप, टायर्ड, थकावट भी रहेगी क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही है। ड्रॉजीनेस, कॉग्निटिव थॉट एबिलिटी डिक्रीज, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है पेशेंट की वो डिक्रीज हो जाएगी। लिबिडो मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाएगा। डिस्टर्ब ब्रीदिंग पैटर्न एंड रोल इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA। जब पेशेंट की नींद पूरी नहीं होगी, पेशेंट में मॉर्निंग में हेडेक रहेगा, टायर्डनेस रहेगा और ड्रॉजीनेस रहेगा, तो चांसेस हो सकते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज एंड ऑक्सीजन डिक्रीजेज द टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो टाइप 2 एक टाइप का रेस्पिरेटरी फेलियर है जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर होएगा। हार्ट फेलियर क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन हार्ट की तरफ नहीं पहुंचेगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरेब्रल स्ट्रोक ड्यू टू द इस्केमिया। ऑब्वियसली इस्केमिया मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन ब्रेन में कम सप्लाई होगी तो इस्केमिया की कंडीशन डेवलप होगी और इस्केमिया की वजह से स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? हिस्ट्री कलेक्शन करना है, पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के पेरेंट्स को भी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है या नहीं। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट का स्लीप पैटर्न देखेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे,
ओबेज है कि नहीं, BMI बॉडी मास इंडेक्स देखेंगे कि पेशेंट का वेट एज के हिसाब से कितना है। नेक्स्ट है पॉलीसोमनोग्राफी करना है, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटरिंग करना है, एयर फ्लो नोज़ एंड माउथ से चेक करना है क्लियर है कि नहीं, कि किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है या नहीं। तो एयर फ्लो को पूरा चेक करना है, नोज़ और एयर पैसेजेस माउथ के पूरे क्लियरिंग है या कोई ट्यूमर है वो सब चेक करना है। नेक्स्ट हम ECG लेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लेंगे, क्योंकि इसमें हार्ट फेलियर की कंडीशन भी डेवलप हो रही है। हार्ट फेलियर क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो ECG में भी चेक करना है कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड चेस्ट और एब्डोमिनल मूवमेंट चेक करना है एग्जामिनेशन टाइम। एंडोस्कोप में मुल्स मैनुअर चेक कर देखेंगे हम। और ABG में आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस में हम ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर में हम ऑक्सीजन का सैचुरेशन चेक करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करना है? अगर पेशेंट ओबेज है, ओवरवेट है, तो हमें सबसे पहले रिड्यूस करना है उनका वेट। लाइफ स्टाइल चेंजेस में अगर स्मोकिंग और अल्कोहल एडिक्ट है तो वो उसको अवॉइड करना है, लाइफ स्टाइल चेंजेस करना है। कहीं कहीं लाइफ स्टाइल चेंजेस करने से और वेट रिड्यूस करने से स्लीप एपनिया की कंडीशन ठीक हो जाती है विदाउट मेडिकेशन। तो हमें पर्सनल हिस्ट्री में लाइफ स्टाइल चेंजेस और कोई एडिक्शन ये सब हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद अगर उसमें मॉडिफाई करना है तो विदाउट मेडिसिन हम ये सब मॉडिफाई करके ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। नेज़ल मास्क इंस्ट्रूमेंट देना है, CPAP देना है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देना है। सर्जरी में अगर कोई इसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, पेशेंट को एयर पैसेजेस में टॉन्सिलाइटिस है या ट्यूमर है, तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो सर्जरी में क्लियर करना है फेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर फेरिंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। टॉन्सिलोलेक्टोमी करना है, अगर टॉन्सिल्स में एनलार्जमेंट है तो हमें टॉन्सिल्स का सर्जरी करना है। ट्रक्यूस्टोमी करना है, यूवुलो पैलेट फेरेंजियोप्लास्टी एक्सेट्रा, ये सब सर्जरी करना है। पैथोफिजियोलॉजी एंड में देख लेते हैं। सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग क्यों हो रही है? सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग मीन्स ब्रीदिंग स्टॉप होएगी तो क्या होएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बॉडी में बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग के थ्रू हम एयर के ही थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग होएगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। उसके जैसे पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन होगा, जो दूर की वेसल्स होती है, पेरिफेरी वेसल्स होती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, कि जो मेन वाइटल्स ऑर्गन है दैट इज ब्रेन, हार्ट, लंग्स में यहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सके और इसके जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप होगी।